स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई वाला वाईटी। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेल ऑर्गेनेले। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सेल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेले होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन होते हैं, वैसे ही सेल है। तो सेल एक खुद में एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, वो खुद में सारा फंक्शन करती है और उसी सेल से पूरी हमारी बॉडी बनी है। तो उस सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेले प्रेजेंट हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए पहले सेल ऑर्गेनेले और उसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो कोई सा भी सेल हो उसमें तीन चीजें तो मस्ट है भाई। एक न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूरा सेल को कवर करेगी, ठीक है, और उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। ये तीन चीजें तो होना मस्ट है। अदर देन दिस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes, mitochondria, plastid and vacuoles are also present. इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। इन सबको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो जितने ये सेल ऑर्गेनेले मैंने बताए हैं, ये ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में वेरी करते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर में कुछ मिलेंगे, मल्टी सेलुलर में कुछ मिलेंगे। सेल ऑर्गेनेले कैन बी आइदर मेम्ब्रेन बाउंड और लैक मेम्ब्रेन, ठीक है। या तो उस सेल ऑर्गेनेले में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी या तो बिना मेम्ब्रेन के होगा। तो आपके में ये क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा जाता है कि नेम द ऑर्गेनेले विच इज विदाउट मेम्ब्रेन, या अगर ऑप्शनल रहेगा तो विच ऑफ दीज इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। उसमें ऑर्गेनेले के नाम दे देंगे और उसमें से पूछ लेगा, ठीक है। तो जैसे ऑर्गेनेले विदाउट मेम्ब्रेन जो है हमारा, वो है राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। ये दोनों जो हैं, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और ये बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑर्गेनेले ऐसे ऑर्गेनेले जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन हो, सिर्फ एक मेम्ब्रेन हो, एक कवरिंग हो। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये ओनली इन यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। ये इतने जो मैंने बताए, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। Then double membrane bound organelle. Nucleus, mitochondria and chloroplast are double membrane bound organelle present only in eukaryotic cell. जैसे कि हमने प्रोकैरियोट में देखा था, वहाँ पे न्यूक्लियोइड रहता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग। उसी तरीके क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल में मिलेगा, ये भी आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट कितने तरीके के होते हैं। जैसे क्रोमोप्लास्ट जो कलर देता है, और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टोरेज का काम करता है। अब ये आपके सामने एक टिपिकल एनिमल सेल है, ठीक है। इसमें सारे ऑर्गेनेले हमने दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि शुरू करते हैं सबसे आउटर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपकी कवरिंग हो गई। इसमें सेल वॉल नहीं होती है एनिमल सेल में, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा वाटरी पार्ट या जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक। फ्लूइड लाइक होता है, ठीक। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। देन आपका ये आता है न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप और उसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन सब का फंक्शन और क्या है, ये अभी हम आगे देखते हैं वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जैसा कि सेल में सबसे बाहर की तरफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही जैसे हमारे घर की बाउंड्री होती है, ठीक है। तो बाउंड्री से ही
कोई या तो आ जा, वैसे तो दरवाजे से आता है, अगर दरवाजा नहीं रहता फॉर एन एग्जांपल समझिए, तो बाउंड्री से ही ना आदमी या तो आ सकता है या जा सकता है। भैया बाउंड्री हम कूद के जाएंगे, ठीक, यही होता है, कूद के आएंगे कूद के जाएंगे, दरवाजा है नहीं तो उसी तरीके से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाउंड्री है जो कि अलाउ करती है एंट्री या एग्जिट जो भी मटेरियल का है सेल में आना या जाना, ठीक। सो द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, बहुत गिने चुने चीजों को अंदर आने जाने देती है। ऐसे थोड़ी है कि आपने कुछ भी रख दिया तो सेल को उसको सेल के अंदर वो ले लेगा। ऐसा तो फिर पता चला कोई टॉक्सिक मटेरियल पड़ गया तो सेल के अंदर चला गया और सेल डाई। तो बहुत सोच समझ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सेलेक्टिव है चीजों को लेने के लिए। Some substances like CO2 or O2 gases can move across the cell membrane by process called diffusion। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, अगर आपके बारे आप इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन इस तरीके से समझिए जैसे आपने कहीं पे अपने रूम में, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है, एक अगरबत्ती जलाई, ठीक है, तो उसका फ्यूम या आपने परफ्यूम छिड़क दिया तो आपको वो पूरे रूम में खुशबू उसकी मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोसेस है डिफ्यूजन, एक जगह से वो गैस मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके हर जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहीं छिड़का तो वो वहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन में हो गए तो वो हर जगह फैल के उस कंसंट्रेशन को बैलेंस कर देते हैं। Then the movement of water molecules or liquid through such a selectively permeable membrane is called osmosis, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। और ऑस्मोसिस का पैसेज क्या है कि फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। तो जो मूवमेंट है वो एक हायर वाटर कंसंट्रेशन जिधर पानी ज़्यादा है उधर से एक लोअर वाटर कंसंट्रेशन जिधर पानी का कंसंट्रेशन कम है वहां पे ये जाएगा, बीच में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। If the medium surrounding the cell has higher water concentration, then the cell will gain water by osmosis। कोई एक सेल है, ठीक है, उसके चारों तरफ आपने हाइयर वाटर कंसंट्रेशन वाला मीडियम रख दिया तो सेल क्या करेगा? पानी को लेगा, क्योंकि भाई अंदर कंसंट्रेशन पानी का कम है बाहर ज़्यादा है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक, जिसका वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और ऐसे प्रोसेस को जब ऑस्मोसिस होगी, ऐसे प्रोसेस को एंड ऑस्मोसिस, एंड मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ ऑस्मोसिस हो रही है इसलिए इसको एंड ऑस्मोसिस कह रही है। If the water medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no movement of water across the cell membrane। अब क्या है कि आपके किसी फ्रेंड के यहाँ भी छोला भटूरा बना है और आपके यहाँ भी छोला भटूरा बना है, तो क्या करेंगे? वहां जाके खाएंगे कि अपने यहाँ खाएंगे? अपने यहाँ ही खाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि जब दोनों तरफ मतलब सेल में भी और सराउंडिंग मीडिया में भी वाटर कंसंट्रेशन सेम है तो क्यों पानी लेगा? क्यों पानी का मूवमेंट होगा सेल के अंदर? बात समझ में आई? तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, ना तो एंड हो रहा है अंदर की तरफ ना तो बाहर की तरफ, तो नो नेट मूवमेंट। इफ द मीडियम हैज अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब क्या होगा भाई? बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है तो चलो भाई सेल में से ही पानी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। और जो बाहर ऐसा मीडियम जो है, जो सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कहते हैं। हाइपर, बड़ा हाइपर हो गया मतलब पानी की कमी है, वाटर सॉल्यूशन, वाटर का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कम है, ठीक है। बात समझ में आई? अब ये थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो कि प्रपोज किया गया है सिंगर एंड निकोलसन द्वारा, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है ये। इसमें क्या है कि ये इस तरीके से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देख लीजिए इसको, ठीक है। ये अंदर की तरफ हो गया, ये सेल का अंदर, इसको साइटोसॉल कहते हैं, इनसाइड ऑफ सेल। और ये बाहर का जो इन्वायरमेंट है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यानी बाहर का, आउट ऑफ द सेल, ठीक। इसमें क्या क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है, और उसमें एम्बेडेड इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, दो फॉस्फोलिपिड आपके दोनों साइड से बन के बाइलेयर बनाते हैं, दो लेयर का हो जाता है, और उसके बीच में जगह जगह से ये प्रोटीन लगे रहते हैं जो कि सेलेक्टेड चीज़ों का मूवमेंट अंदर लेते हैं। और बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आपका एक मॉडल है सिंगर एंड निकोलसन द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका दिया गया था। अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म पे। भाई बाहर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, अब अंदर घुसेंगे तो हमें सबसे पहली चीज साइटोप्लाज्म दिखेगी। द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में होता है भाई।
प्लांट में भी और एनिमल में, दोनों के सेल में प्रेजेंट होता है। दे आर जेली लाइक सब्सटेंसेस, जेली लाइक होते हैं, फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मतलब जो बाहर की सेल मेम्ब्रेन है और अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, एक माइक्रोस्कोप से लिया गया पिक्चर है, अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और इसके बीच में ये जो जेल भरा हुआ है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, पानी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। द साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द essential component of cell where all the cell organelle are embedded। इसी साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। These cell organelle contain enzymes mainly responsible for controlling all metabolic activity taking place within the cell। इसी सेल ऑर्गेनेले में डिफरेंट तरीके के एंजाइम होते हैं जो कि सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। एंड द साइट फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, ये साइटोप्लाज्म ही है जिसमें वो सारी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है और सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो एक सेल के अंदर होते हैं। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर। द न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेले, सबसे बड़ा ऑर्गेनेले है ये। ठीक है, विच फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर, भाई यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, सारी सेलुलर एक्टिविटीज का ये कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ सेल डीएनए, सेल का जो डीएनए होता है वो इसी न्यूक्लियस में स्टोर होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर न्यूक्लियस इज डार्क राउंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस है ये डार्क होता है, राउंड शेप होता है और इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इट इज पोरस मेम्ब्रेन लाइक सेल मेम्ब्रेन, ये भी पोरस होता है। जैसे ये देखिए, ये पोर्स है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ठीक है, जैसे कि पोर उसमें आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी पोर्स प्रेजेंट है, मूवमेंट तभी ना होएगा। एंड फॉर्म्स अ वॉल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बाहर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके और न्यूक्लियस के बीच में वॉल की तरह वर्क करता है। विदिन द न्यूक्लियस देयर आर टाइनी स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियस के अंदर टाइनी स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इट ऑल्सो कैरीज अनदर इसेंशियल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। इसमें आपका क्रोमोजोम भी प्रेजेंट होता है इसी न्यूक्लियस में। ठीक है, देन क्रोमोसोम्स आर थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड जीन। इसी क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब टर्म आपको समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्या क्या हमने देखा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल बॉडी इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अलावा इसमें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जीन को कैरी करता है। ठीक है, जीन्स क्या है, जीन्स आर हेरिडेटरी यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज इट हेल्प्स इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी जीन्स ही वो चीज है जो कि हेरिडिटी यूनिट एक ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है। मतलब जितनी चीज, जैसे कान कैसा बनना है, आँख कैसा बनना है, आँख का कलर कैसा होना है, इंसान लंबा होना है, छोटा होना है, मोटा होना है, या कोई बीमारी कैरी करना है, जैसे बहुत सारी बीमारी होती है, ये सारी चीजें जीन कैरी करता है एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग तक। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू मॉनिटर सेलुलर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। जो प्राइमरी फंक्शन है न्यूक्लियस का वो मॉनिटर करना है सेलुलर एक्टिविटी की, भाई मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ सेल की अच्छे से हो रही है कि नहीं। और ये कैसे करता है, बाई मेकिंग यूज ऑफ डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि सब चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं। न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। यही आपका न्यूक्लियस जो है वो प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस भी करता है। जितने इसेंशियल प्रोटीन है, प्रोटीन से ही एंजाइम है, तो इन सब की सिंथेसिस कौन कर रहा है, आपका न्यूक्लियोलाई यानी होल एंड सोल न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ही बाहर आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके के होते हैं, एक रफ होते हैं और एक स्मूथ होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जो स्मूथ है उन पे आपके राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो स्मूथ अपीयरेंस देगा, और जब ऐसे गोले 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 ढेर सारे रहेंगे राइबोसोम उस पे अटैच तो वो रफ फील होगा, रफ स्ट्रक्चर होगा, तो इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे दिया गया। ठीक है, collectively, this cell organelle appear as network of tubule and flattened sac-like structure। इसमें क्या है, टिब्यूल और सैक की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर
like flattened sac and has rough outer surface। ये चपटे सैक की तरह अपीयर होता है और इसमें आउटर रफ सरफेस होती है। आउटर सरफेस कंटेन राइबोसोम। राइबोसोम जैसा मैंने बताया कि राइबोसोम की वजह से ये रफ दिखता है। राइबोसोम आर द साइट फॉर मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम जो है इन पे ही आपका प्रोटीन बनता है और फिर यहाँ से वो ट्रांसफर होते हैं। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर लाइक टिब्यूल एंड मैन्युफैक्चर लिपिड्स। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है वो आपका टिब्यूल की तरह दिखता है और वो लिपिड का प्रोडक्शन करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपिड इज प्रोड्यूस बाई कौन सा रेटिकुलम, तो आप बताओगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे ऑल्सो रिमूव हार्मफुल ड्रग एंड पॉइजन फ्रॉम द सेल। ये जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हार्मफुल ड्रग एंड पॉइजन जो सेल के अंदर बन रहा है, जैसे सपोज कुछ किसी ऑर्गेनेल की डेथ हो गई या किसी पार्ट का डेथ हो गया तो वो निकलेगा, फिर वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, तो उसी टॉक्सिसिटी से पॉइजन होएगा तो उसको भाई ये रिमूव करता है। और देन फिर प्रोटीन एंड जो लिपिड बन रहे हैं, प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्म एट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हमने देखा था कि प्रोटीन और लिपिड से मतलब फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर और इंटीग्रल प्रोटीन वही ना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन दोनों को बना रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस, बायोलॉजिकली उसकी जेनेसिस हो रही है, मतलब बायोलॉजिकली मेम्ब्रेन बन रहा है। कैसे? प्रोटीन और लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना वो वहाँ जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एकदम ज़ोर से लाइक बटन को दबाइए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, पीस।